फर्स्ट पेपर बाल विकास शिक्षा शास्त्र से कुछ टॉपिक शेयर करूंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के बारे में शेयर किए थे, जिसमें हम कारकीय सिद्धांत के बारे में जाने थे। आज हम प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के बारे में जानेंगे। लगभग 1960 तक बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारक सिद्धांतों द्वारा प्रभावित रही, परंतु बाद के वर्षों में जब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर अधिक बल दिया जाने लगा तो बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या नए नए सिद्धांतों के द्वारा अधिक की जाने लगी। इन सिद्धांतों को प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के मुख्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या इसके भिन्न भिन्न कारकों के रूप में न करके उन बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई, जिससे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने में या सोच विचार करने में लगाता है। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में अनेक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को रखा गया, जिसमें पियाजे 1970 में दिए, ब्रूनर 1973, स्टैनबर्ग 1984, लियोनी 1983, जेनसन 1969 आदि के सिद्धांत प्रमुख है। यहाँ पर हम सिर्फ पियाजे और स्टैनबर्ग के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत शिक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पियाजे के सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है, जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया सम्मिलित होती है। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास हो जाता है, वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास भी हो जाता है। पियाजे का विचार में बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। उनके अनुसार बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे प्रकृति के नियमों को समझना, व्याकरण के नियमों को समझना तथा गणितीय नियमों को समझना आदि के विकास पर निर्भर करता है। स्टैनबर्ग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन स्टैनबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में किया और इसे एक महत्वपूर्ण सूचना संसाधन सिद्धांत माना गया। स्टैनबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल में या घटक में बटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचना मिलती है, जिसको वो प्रोसेसिंग करता है, अर्थात जिनके गुण अवगुण की परख करता है, उसके आधार पर विवेचना करता है और समस्या का समाधान करता है। स्टैनबर्ग के इस सिद्धांत में निम्नलिखित चरणों में 5 चरणों में व्यक्त किया गया। सबसे पहले कूट संकेत। इस चरण में बालक अपने मस्तिष्क में संगत प्राप्त सूचनाओं का पहचान करता है। दूसरा है अनुमान। इस चरण में बालक प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ अनुमान लगाता है। तीसरा है व्यवस्था। इस चरण में गत परिस्थिति तथा वर्तमान परिस्थिति मतलब पुराने परिस्थिति और नए परिस्थितियों के बीच प्राणिक संबंध जोड़ता है। चौथा है उपयोग। इस चरण में व्यक्ति अनुमानित संबंध का वास्तविक उपयोग करता है। पांचवा है अनुक्रिया। इस अंतिम चरण में व्यक्ति समस्या का संभावित सबसे उत्तम समाधान ढूंढ लेता है। अब हमारा बुद्धि का मापन। बुद्धि परीक्षण से ही हम व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में जान सकते हैं। बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया, लेकिन हम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त फॉर्मूला जानते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो हम बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण करते हैं। तो बुद्धि परीक्षण से हमारा तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धिलब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के समान बौद्धिक स्तर पर उससे निहित विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं की ओर संकेत देते हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति के समक्ष विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि इसके द्वारा उसके बौद्धिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान संदर्भ में उपलब्ध बुद्धि परीक्षणों को श्रेणी विभाजन निम्न प्रकार से किया गया। इसे 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा है गैर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। चौथा है गैर भाषाई बुद्धि परीक्षण, नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता। इसमें शब्दों मौखिक या लिखित रूप से के द्वारा आदेश दिया जाता है तथा व्यक्तियों को
उत्तर देने के लिए भाषा के प्रयोग में आज्ञा दी जाती है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को दो भागों में बांटा, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षणों के लिखित शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग होता है तथा साथ ही साथ इसका स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होता है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जिसका निर्माण फ्रेंच मनोवैज्ञानिक बिनी एवं साइमन ने किया, दो व्यक्तियों द्वारा किया गया, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण ही था। दूसरा है शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में शब्द, वाक्य की संख्या आदि का प्रयोग एकांश में तथा निर्देश में होता है। तो इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण होता है, की जाती है। भारत में की गई मनोवैज्ञानिकों ने शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, जिसमें MC जोशी का मानसिक योग्यता परीक्षण, प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, RK टंडन तथा राय चौधरी का वाचिक बुद्धि परीक्षण, MS मोहसिन का सामान्य बुद्धि परीक्षण तथा राम नरेश सिंह का बर्नार्ड सामान्य बुद्धि परीक्षण आदि प्रमुख है। दूसरा है गैर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। गैर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में ऐसी क्रियाएं होती है जिनमें भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। आदेश भले ही भाषा द्वारा दिया जाता है, परंतु परीक्षा सामग्री तथा अनुक्रिया में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फीमेन 1969 में रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज गैर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण है। तीसरा हमारा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में परीक्षा सामग्री ठोस वस्तुओं पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति का जो कुछ भी आधारित करता है, व्यक्ति इसमें जो भी कुछ करता है, व्यक्तियों को करना होता है, उसे परीक्षक द्वारा संकेत या इशारों में बोल दिया जाता है, समझाया जाता है। तब व्यक्ति की अनुक्रिया उसके कार्य पर निर्भर करती है। प्रायः यह परीक्षाएं व्यक्तिगत परीक्षाएं होती है। जैसे कि डॉक्टर पिल्ले ने कहा, इन्हें ग्रुप परीक्षा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें परीक्षार्थी का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना होता है, उसे आवश्यक निर्देशन देना होता है। मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह के क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया, जिनमें से निम्नलिखित 3 काफी प्रसिद्ध है। कोड ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पास एलोंग टेस्ट, तीसरा घन रचना परीक्षण। ये था। अब हमारा चौथा है गैर भाषाई बुद्धि परीक्षण, नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। गैर भाषाई बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिनमें भाषा का प्रयोग न एकांश और न तो निर्देश में ही होता है। प्रायः इस तरह के परीक्षण में निर्देश, हाव भाव निर्देशन तथा चिंता विनय द्वारा दिया जाता है। साथ ही इस तरह के परीक्षण में परीक्षार्थी को वस्तुओं का वास्तविक तोड़ मोड़ नहीं करना होता है। अब है हमारा सृजनात्मकता। मैंने बुद्धि परीक्षण के 4 प्रकार बताए। अब अगला है हमारा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन एवं मौलिक व्यवहार से है। इसमें उपयुक्त एवं उत्पादक परिमाण उत्पन्न होता है। सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा बालक अपूर्व या अनूठी नया चीजों का निर्माण करता है। सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति कभी नए सिद्धांत या उत्पाद तो कभी कला या विचार के रूप में होती है। सृजनात्मकता चिंतन कहे या रचनात्मक चिंतन या फिर अपसारी चिंतन, तीनों एक ही है। शिक्षक को चाहिए कि बालकों में सृजनात्मकता चिंतन को उन्नत बनाए। इसके लिए उन्हें कुछ उपाय विधियों का प्रयोग करना चाहिए। गैर परंपरावादी अध्यापन विधि, अभिव्यक्ति विधि, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हमने प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत था बुद्धिमापन के बारे में जाना। तो बहुआयामी बुद्धि एवं बुद्धि लब्धि आज ये खत्म हो गया। अगले दिन हम कुछ और लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।